नमस्कार, स्पोर्ट्स कैर में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और विभिन्न खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार संजीव, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत और नेपाल के बीच मुकाबला जारी। बर्लिन में विशेष ओलंपिक्स में 33 स्वर्ण पदकों के साथ भारत ने अब तक कुल 96 पदक हासिल किए। कुआलालंपुर में दिसंबर में होने वाले पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का ड्रॉ घोषित हुआ और महिला एशेज क्रिकेट के एकमात्र टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी में 6 विकेट पर 428 रन बना लिए हैं। और खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात फुटबॉल की। बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में इस समय ग्रुप ए में भारत का मुकाबला नेपाल से हो रहा है। हाफ टाइम तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थीं। भारत और नेपाल का जो मैच भारत का पहला मैच हुआ था, उसमें भारत ने कप्तान सुनील छेत्री की हैट्रिक की बदौलत पाकिस्तान को 4-0 से हराया था और ये भारत का दूसरा मैच। और भारत की अगर हम बात करें तो नेपाल से निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा भारी माना जा रहा है, लेकिन उम्मीदें दर्शकों को ये रही होंगी कि पहले हाफ में कुछ गोल देखने को मिल जाए। नेपाल की रक्षा पंक्ति ने अभी तक रोका हुआ है। बिल्कुल, आपने सही कहा। उनके जो गोलकीपर हैं या आज जो वो डिफेंस लाइन में 4 जो प्लेयर हैं जिस फॉर्मेशन में खेल रहे हैं, 2 तमंग हैं, एक श्रेष्ठ हैं और एक चांद है। ये अच्छे डिफेंडर माने जाते हैं और विशेषकर उनके जो चेमजोंग जो उनके गोलकीपर हैं बहुत ही अच्छे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत ने 65% कब्जा रखा पहले हाफ में। गेंद भारतीय प्लेयर्स के पास रही, कब्जे में रही और अटैक भी किया। लेकिन अगर आप स्टैट्स देखें ओवरऑल तो जो एक स्टैट्स हम देखते हैं टारगेट पर जो हमला हुआ, मतलब एक जो टारगेट की ओर जो अटैक होता है जब आप गोल की ओर टारगेट करके गेंद मारते हैं, वैसे आपने कई किए होंगे, लेकिन जो उस रेंज में जो हमला होता है वो सिर्फ शॉट्स ऑन टारगेट जो कहते हैं वो सिर्फ एक हुआ है वो नेपाल की ओर से। तो पासेज, पोजीशन, बाकी सारी चीजें, एक्यूरेसी, सब कुछ भारत की अच्छी रही, लेकिन गोल नहीं हो सका। और यहाँ पर भारत के सामने यही है। कल जैसा मुझे याद है कि जो भारतीय लाइनअप में जो प्लेयर हैं, समद जो है, उन्होंने कहा था कि ये भारत को ध्यान में रखना होगा कि नेपाल को हम हल्के में ना लें, क्योंकि ये टीम को हमने हराया है। डिफेंस में एरर भी देखने को मिली है भारतीय डिफेंस में। जी, वही वजह है कि देखिए एक जो शॉट्स ऑन टारगेट का हम आंकड़ा देख रहे हैं पहले हाफ में, तो एक शॉट था उनकी ओर से जो ऐसा लगा कि वो उस पर गोल की ओर उन्होंने साधा था, लेकिन बचा लिया गया। तो ओवरऑल जो खेल रहा, बेशक दबदबा भारत का रहा, लेकिन जब गोल नहीं हुआ तो उस दबदबे का कोई मतलब नहीं है। और भारत की अगर बात करें तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप हाल ही में भारत ने जीता है और जिस तरह के खिताब जीतकर भारत यहाँ पे खेलने भी पहुंचा है, तो खिताब का प्रबल दावेदार तो है ही, मौजूदा चैंपियन भी है। और नेपाल पर अगर आज की जीत हो जाती है भारत की तो आसानी से वो नॉकआउट में पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, सेमीफाइनल में पहुंचने के पूरे चांसेज हैं। और इस ग्रुप में जो पहला मैच खत्म हुआ है आज का, अगर हम उसको देखें, कुवैत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। सेम जो अंतर भारत ने हराया था। तो अब गोल अंतर के हिसाब से कहें तो अभी की स्थिति में चूंकि उनके ज्यादा गोल हैं तो वो टॉप पर है। भारतीय टीम अगर जीतेगी भी तो अब लगता नहीं कि वो 4 गोल से जीतेंगे। अगर जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर भारतीय टीम टॉप पर रहेगी। अगर ड्रॉ पे छूटता है तो फिर तो मुश्किल होगी, हालांकि बहुत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगला मुकाबला फिर भारत का कुवैत से ही होना है। जी बिल्कुल। और कुवैत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया है, सेमीफाइनल की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। और कुवैत ने पहले मैच में नेपाल पर 3-1 से जीत दर्ज की थी, यानी कि अगर हम गोल अंतर की बात करें तो इनका गोल अंतर 6 का है और भारत को कम से कम 3 गोल अंतर से जीत दर्ज करनी पड़ेगी शीर्ष पर रहने के लिए। और ग्रुप बी में कल बांग्लादेश का मुकाबला मालदीव से और भूटान का लेबनान से होगा। लेबनान ने पहले मैच में बांग्लादेश को 2-0 से और मालदीव ने भूटान को
2-0 से हराया था। उधर थाईलैंड में AFC अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। कल ग्रुप डी के अंतिम मैच में जापान ने भारत को 8-4 से हराया। ग्रुप बी में भारत ने 3 मैच खेले, जिनमें एक ड्रॉ रहा और 2 में से हार का सामना करना पड़ा। कल ही एक अन्य मैच में उज्बेकिस्तान ने वियतनाम पर 1-0 से जीत दर्ज की। ग्रुप डी से जापान और उज्बेकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ग्रुप ए में थाईलैंड और यमन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ग्रुप बी से ईरान और दक्षिण कोरिया ने नॉकआउट में प्रवेश किया, जबकि ग्रुप सी से सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया अंतिम 8 में पहुंचे। ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम की वापसी हो गई है AFC अंडर-17 में। हालांकि स्कोर 8-4 जरूर दिखा रहा है, लेकिन जापान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अगर आप 4 गोल करते हैं तो प्रशंसनीय है कि आपके हिसाब से कैसा रहा ये प्रदर्शन? अच्छा रहा, लेकिन जैसे जो खेल भारत ने सेकंड उसमें दिखाया हाफ में, वो उस तरह की बात पहले हाफ में नहीं रही जी। और कुल मिला के भारत ने जो सेकंड हाफ में जो खेल दिखाया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि ये जो 4 गोल हैं भारत को बहुत ज्यादा, अगर ये गोल नहीं होते तो बहुत बड़ा अंतर पता लगता कि आप 8-0 से हार गए या 8-1 से हार गए। तो ये 8-4 एक भारत को, चूंकि आप देखिए तो जापान की टीम मौजूदा चैंपियन है, 3 बार की चैंपियन है। और आप ओवरऑल भी देखें तो जापान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जापान के फुटबॉल की जो हिस्ट्री है, वो अपने देश में फुटबॉल वर्ल्ड कप भी करा चुके हैं, उनकी टीम वर्ल्ड कप भी खेलती रही है। तो जापान के पास जो जिस तरह के प्लेयर्स हैं और जो शुरुआत से जिस तरह से ग्रूम किया जाता है उनको, तो उनकी टीम शक्तिशाली थी। भारत ने जो गोल किए, बेशक ग्रुप स्टेज में भारत आ रही, लेकिन इस टूर्नामेंट से भारतीय फुटबॉल टीम, खासतौर से जो जूनियर टीम है, वो काफी कुछ सीख कर आई होगी और मोटिवेशन, बड़े स्तर पर कैसे मैचेस खेले जाते हैं उसका अनुभव इनको मिला होगा। बिल्कुल। उधर बर्लिन में विशेष ओलंपिक्स में 33 स्वर्ण पदकों के साथ भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। कल वर्षा के कारण अधिकतर स्पर्धाओं को रद्द या स्थगित करना पड़ा। भारत ने रोलर स्केटिंग में 9 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक है। पावर लिफ्टिंग में भी 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला। जूडो में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल हुआ। टेबल टेनिस में भी 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। विशेष ओलंपिक्स का आयोजन किया जा रहा है और बृहस्पतिवार का जब दिन समाप्त हुआ था तो 76 थी पदकों की संख्या, और कल का दिन समाप्त होने तक 20 पदक और बढ़े हैं, 96 पदक भारत के हो गए। तो जो विशेष एथलीट्स हैं, स्पेशल एथलीट्स हैं भारत के, एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ये एक इस नजरिए से देखें कि जो स्पेशल ओलंपिक्स है, इनको जो पहले एक था कि सामान्य जो खेल में होता था, वहां पर भी हमारा उतना अच्छा नहीं प्रदर्शन रहता था। लेकिन आप स्पेशल गेम्स में देखें, पैरा गेम में देखें, तो हमारे पास वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी आ रहे हैं और दबदबा बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। तो ओवरऑल मैं तारीफ करना चाहूंगा, 198 की टीम गई थी, 198 सदस्यीय टीम गई थी, और ये जो प्रदर्शन है वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो सिर्फ ट्रैवलर के तौर पे नहीं गए हैं, बल्कि एक जज्बे के साथ गए हैं और भारत के लिए मेडल जीत रहे हैं। कि आज कितने पदक लाते हैं। जी बिल्कुल। उधर ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में चीनी ताइपे के सू ली यांग का मुकाबला इंडोनेशिया की चिको ओरा वारदोयो से होगा। सेमीफाइनल में ली यांग ने हांगकांग की एंग लॉन्ग एंगस को हराया, जबकि चिको वारदोयो ने चीनी ताइपे के वांग चू वेई को पराजित किया। महिला सिंगल्स फाइनल में मलेशिया की वेई वेन झैंग का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे की ताइजू यिंग से होगा। महिला डबल्स फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी का मुकाबला दक्षिण कोरिया की जोड़ी से होगा, जबकि पुरुष डबल्स फाइनल में मलेशिया की जोड़ी और चीनी ताइपे की जोड़ी आमने सामने होंगी। और बात हॉकी की, कुआलालंपुर में दिसंबर में होने वाले पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का ड्रॉ घोषित कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। भुवनेश्वर में 2021 में पिछले विश्व कप में चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम को ग्रुप चरण में आसान ड्रॉ मिला है। भारत को ग्रुप सी में दक्षिण कोरिया, स्पेन और कनाडा के साथ रखा गया है। मेजबान मलेशिया, मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली के साथ ग्रुप ए में है, जबकि 6 बार की चैंपियन जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र ग्रुप बी में है। नीदरलैंड, बेल्जियम, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को ग्रुप डी में रखा गया है। प्रतियोगिता के पहले दिन 5 दिसंबर को
भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। 7 दिसंबर को भारत और स्पेन के बीच मैच होगा, जबकि 9 दिसंबर को भारत और कनाडा आमने सामने होंगे। भारतीय टीम 2001 और 2016 में जूनियर विश्व कप विजेता रही है। जर्मनी और अर्जेंटीना के बाद भारत तीसरी टीम है जिसने 1979 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट को एक से अधिक बार जीता है। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी बिल्कुल, जूनियर एशिया कप, सुल्तान जोहर कप जीत चुके हैं, अब जूनियर वर्ल्ड कप। जी बिल्कुल, जो हमारा प्रदर्शन रहा है जूनियर और सीनियर लेवल पे, जैसे आप देखें तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है कि हॉकी में जिस तरह से प्लेयर्स को अब एक्सपोजर मिल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, कोचिंग मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कैंप्स में लगातार प्लेयर रहते हैं, तो जूनियर लेवल पे भी जब इतना अच्छा कर रहे हैं आप, इससे ये आश्वस्त होता है भारत को लेके कि भी हमारा एक बेंच स्ट्रेंथ जिसकी हम बात करते हैं वो भी बहुत अच्छी है। और क्योंकि सीनियर लेवल पे जो प्लेयर हैं वो 2 साल, 4 साल, 5 साल अब जो खेलेंगे तो रिप्लेसमेंट्स हमारे तैयार हैं। और आपने कहा पिछले 2 टूर्नामेंट्स भारत ने बहुत ही अच्छा किया है, तो उम्मीदें बनती हैं। और पुरुषों और महिलाओं का दोनों का इस साल होना है, उनके लिए भी अभी कल टीम अनाउंस हुई है महिला, और उनका भी ड्रॉ आया था और यहाँ पर भी भारतीय पुरुष जूनियर का भी आया है। उम्मीद करें कि ये टीम अच्छा करेगी। जी बिल्कुल, 29 नवंबर से तो शुरू होगा महिला जूनियर विश्व कप और 5 दिसंबर से शुरू होगा ये पुरुष जूनियर विश्व कप, और उम्मीद है कि दोनों में भारतीय और महिला हॉकी टीम बेहतर प्रदर्शन करेंगी। और अब बात एशेज की। नॉटिंघम में महिला एशेज क्रिकेट के एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान इंग्लैंड ने पहली पारी में 6 विकेट पर 433 रन बना लिए थे। टैमी ब्यूमॉन्ट 198 रन बनाकर क्रीज पर हैं। मात्र 2 रन चाहिए उनको दोहरे शतक पूरा करने के लिए, और उनका साथ देने उतरी हैं टैमी ब्यूमॉन्ट का साथ देने उतरी हैं सोफी एक्लेस्टन और नताली साइबरब्रंट 78 और कप्तान हीथर नाइट 57 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया के लिए एशली गार्डनर अब तक 3 विकेट ले चुकी हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में एनाबेल सदरलैंड के नाबाद शतक की बदौलत 473 रन बनाए थे। एलिस पेरी मात्र 1 रन से शतक से चूक गई थीं। चेक गणराज्य में चेक लेडीज ओपन गोल्फ प्रतियोगिता में भारत की दीक्षा डागर पहले दौर की समाप्ति के बाद 3 अंडर 69 के कार्ड के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। वो एना डासन से 1 शॉट पीछे हैं। एना डासन ने 4 अंडर पार 68 का स्कोर बनाया था। उधर स्प्रिंगफील्ड में केएमपीजी महिला पीजीए चैंपियनशिप में भारत की अदिति अशोक ने दूसरे दौर के अंत में 2 बर्डी लगाकर कट में जगह बनाई। अदिति ने पहले दौर में 75 का कार्ड खेला था। वहीं म्यूनिख में भारत के मनु कंडास बीएमडब्ल्यू इंटरनेशनल ओपन के दूसरे दौर में 2 ओवर 74 का कार्ड खेलने के बावजूद कट में जगह बनाने में सफल रहे। कोरिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में चिक्का रंगप्पा तीसरे दौर की समाप्ति के बाद संयुक्त रूप से 28वें स्थान पर चल रहे हैं। और अगर हम बात करें भारत और नेपाल के बीच सैफ चैंपियनशिप मैच की, तो दूसरे हाफ का खेल शुरू हो चुका है। 54 मिनट का खेल हो चुका है और स्कोर अभी भी 0-0 से बराबरी पर है। संजीव, थोड़ा सा हटकर हम बात करते हैं क्रिकेट टीम की। भारतीय क्रिकेट टीम का जो न्यूजीलैंड दौरा है, कल टीम की अनाउंसमेंट हुई है वनडे वेस्ट इंडीज दौरे के लिए, और वेस्ट इंडीज दौरे में जो टीम अनाउंसमेंट हुई है वनडे की और टेस्ट मैच की, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कितनी बैलेंस्ड है टीम? देखिए, ऐसा तो एक संकेत दिया जा रहा था कि कई सारे सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा सकता है या ड्रॉप किया जा सकता है। जूनियर प्लेयर्स को बहुत सारे टीम में जगह दी जा सकती है। और इसके अलावा एक और चीज था कि भी कप्तान भी बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, ये है कि चेतेश्वर पुजारा, उमेश यादव के लिए लगता है दरवाजे बंद हो गए, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी टीम है और मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, और बहरहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार को आमंत्रित किया था। संजीव, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।